हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज आगे करते हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। पीछे जो टॉपिक किया था हमने सिग्निफिकेंट फिगर किया था, पीछे हमने इसके 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। आप उनको अच्छे से देखें, कुछ उनके हेल्पिंग टूल्स भी हैं, उनको भी देखें। वो धीरे धीरे आपको समझ में आते रहेंगे जो हेल्पिंग टूल्स हैं। सिलेबस बड़ा वास्ट आपको पता है, और सिलेबस को करने के लिए आपकी स्पीड अब वो स्पीड नहीं होनी चाहिए जो 10th क्लास के बच्चों की होती है। अब आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उसको लिखना, अपने आप क्वेश्चन सोल्व करने और आगे बढ़ते रहना एनसीईआरटी के। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर था उसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का फायदा क्या है। जब आपने मेजरमेंट करनी है, कोई भी मेजरमेंट करनी है, सपोज आप किसी कंपनी में लग गए, किसी मेडिकल इंडस्ट्री में लग गए, या फिजिकल लेबोरेटरी की किसी फिजिक्स की लेबोरेटरी में आप कहीं पे मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, तो आप उस मेजरमेंट के अंदर कितनी एक्यूरेसी के साथ आप उसको मेजर कर सकते हैं, कितने नंबर तक आप उसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं। जब आपकी एक्यूरेसी नेग्लिजिबल टू 0 होगी, तब उसके दौरान जो नंबर आएंगे वो नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। कभी कभार इसमें क्या होता है, जो लास्ट डिजिट है ना उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इसलिए उस डिजिट को भी हम काउंट कर लेते हैं किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर में ही। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, अब कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे यूज करेंगे हम देखिए। एक साइंटिफिक नोटेशन की दिक्कत थी कि जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन बना के दे दी, सपोज ये अपने पास कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। जब 0 डिजिट के साइड हो उसमें कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। देखिए इसमें कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। अब वो तो एमसीक्यू पे डिपेंड करेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभार एमसीक्यू में आता था पहले, अब वो सिनेरियो भी चेंज हो गया, अब एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है जी, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है n इंटू 10 की पावर n, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में इनको कन्वर्ट करके फिर सिग्निफिकेंट फिगर निकाले जाते हैं। ठीक है जी, अब अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए कहीं पे जोड़ का, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तब आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, क्या आपका आंसर आना चाहिए, वो सब बातें अब हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने कहीं पे एडिशन किया है या फिर सब्सट्रैक्शन किया है। अगर आप किसी भी सवाल में एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए जैसे मैंने ये लिया, और मैंने इसको जोड़ा, जोड़ के मेरा आंसर सपोज ये आ गया। अब इस आंसर में मेरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए। सवाल आ गया पेपर में, ये सम का सवाल आ गया, इसमें ऐड करना है भाई, आपको ये ऐड करना है इसके अंदर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए इसके अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने डेसिमल के बाद जिसमें लिस्ट प्रिसाइज होगा। डेसिमल के बाद जिसमें लिस्ट प्रिसाइज नंबर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आएंगे। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए 1 प्रिसाइज है, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक और इसका आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 13.1 इसका आंसर कर देंगे। राउंड ऑफ का रूल लगा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में राउंड ऑफ की बात करूंगा, मैंने राउंड ऑफ करके आंसर लिखा है। तो जब आपने सम करना है तो आपने एक ऐसी टर्म देखनी है जिसमें डेसिमल के बाद लिस्ट प्रिसाइज नंबर दे रखे हो, और जितने उसमें सिग्निफिकेंट, जितने उसमें डेसिमल के बाद के नंबर होंगे उतना ही आपका आंसर में भी डेसिमल के बाद नंबर आएंगे। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक नंबर तक ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर था, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था सिंगल, तो इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का आंसर आएगा। हमने और कुछ नहीं देखना, वो सबसे छोटी टर्म देखनी है जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट हो, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ये तो होगा पहला, अगर आपने एडिशन करना है। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, आपने या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तब क्या रूल लगेगा। सपोज आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करना है, सपोज ये ले लिया मैंने, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी और ये आंसर आ गया। अब इसमें आंसर कौन से सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा, देखिए इसमें आंसर लिस्ट जो आपके वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट ऐसी आपने उसके अंदर नंबर देखने हैं जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है,
यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं थी, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो वाली देखनी थी। यहाँ वो देखना है जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करके 12 आंसर आएगा। अब 12 में ये मत बोल देना कि ये तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने इसके बेस पे तो सोल्व कर लिया, इतने सिग्निफिकेंट फिगर आए थे, उनमें से 2 ही सिलेक्ट करने थे, इसलिए हमने ये आंसर लिख दिया। ठीक है जी। अब अगला रूल है, जब आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, जब मल्टीपल ऑपरेशन आपके पास दे रखे हो, मल्टीपल ऑपरेशन, जैसे कि आपको ये बना के देखा हो, कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। आपको ये सवाल बना के दे रखा हो कि इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ये सवाल आपको बना करके दे दिया। तो इस सवाल को आपने सोल्व करना है। तो देखिए इसमें भी वही आंसर होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितने होंगे उतना ही क्या आएगा, इसके अंदर आंसर आएगा। देखिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अपने 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर भी। ठीक है जी। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने अपने हो सकते हैं, कैसे। आप सारे के सारे किसी भी ऑपरेशन की तरफ मत ध्यान दीजिए, आपने वो सबसे छोटी वो निकालनी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि आपका आंसर उतने ही तक आएगा। अब आप पेपर में सोल्व करने लग जाएंगे, क्योंकि पेपर में तो सोल्व करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। आफ्टर ऑल एमसीक्यू में तो आंसर दिया तो आप छांट लेंगे। अगर पेपर में आ जाए कि अब आप इसको सोल्व करके दिखाइए सब्जेक्टिवली, तब आपने सोल्व कैसे करना। देखिए सोल्व करने के लिए आपने हर एक जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही है, जो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे उनसे एक एक ज्यादा लेनी है। जैसे अपने को पता है यहां आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, आंसर में आएंगे 2, यानी कि हर एक नंबर को अपन लोगों को यहाँ पे 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर की ले लेनी है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेंगे, ये बन गई, राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको। इसमें कितने बनेंगे, 0.0234 बनेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड के सारे जीरो क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। इसके सिग्निफिकेंट कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, और इसमें तो कितने मान ले हम, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसमें तो है ही 3 ले लिए हमने इसके। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 0.7630088, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। सपोज ऐसा आ गया 7673088, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इसको कितने लेने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही तक लेने हैं। तो ये सब जब आप इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे ना, 3 तक, तब जाके आंसर आएगा। अगर आप इसको ऐसे सोल्व करने बैठेंगे तो आपका डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो प्रॉपर रूल ये है इसका कि लिस्ट, जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर तो वो आएगा, लेकिन निकालना कैसे है, हर एक नंबर को, हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को जितने आंसर आएगा उससे एक एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लेके रख लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपकी ये सिग्निफिकेंट फिगर निकल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन, कि आपने कितना एक्यूरेटली किसी मेजरमेंट को किया है, उसके नंबर बताता है कि आपने इसको इतने पॉइंट तक एक्यूरेटली मेजर कर लिया। ठीक है जी, आपकी एक्यूरेसी को बताता है क्वांटिटेटिवली, कौन, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हुआ मेजरमेंट का, लेकिन ये आगे भी अप्लाई होता रहेगा जब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस भी एक हेल्पिंग टूल है। ये क्या है अपने पास, एक हेल्पिंग टूल है। हेल्प करता अपनी मेजरमेंट के अंदर भी। कैसे, जैसे आपने एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, अदर यूनिट में, तो आपकी डायमेंशन एनालिसिस हेल्प करेगा।
तो अब आपको क्या करना है इसके लिए आपको सारी यूनिट याद होनी चाहिए। पहले मैं आपको एक चार्ट सेंड करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, या अपने इस पे भी मैं उसका वो दे सकता हूँ, आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा सकता हूँ अपने चैनल पे भी, वो कोशिश करूंगा मैं, लेकिन व्हाट्सएप पे तो डेफिनेटली मैं आपको सेंड करूंगा ही करूंगा। तो वो आपने पहले एक चार्ट है वो याद करना है, और उनमें भी मैं टिक करके भेजूंगा कि ये अपने काम की है, वो आपने करनी है। सपोज देखिए फायदा कैसे करता है डायमेंशनल एनालिसिस। जो आपको यूनिट चाहिए, डिजायर्ड यूनिट, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है अपने चैनल पे यूनिट कन्वर्जन की, आप उसको देखें, वो भी डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे ही है। डिजायर्ड यूनिट, जो यूनिट हमको चाहिए, ठीक है, जिसको हमने क्या करना है, चेंज करना है, जिस यूनिट को चेंज करना है, ठीक है। फिर से यहां पे डिजायर्ड यूनिट, फिर चेंज यूनिट, जिसकी चेंज करनी है हमने, चेंज यूनिट को चेंज यूनिट से कन्वर्ट कैंसिल कर देंगे और डिजायर्ड यूनिट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए 8.50 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 8.5 इंच को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, 8.5 इंटू में 2.54, 1 इंच, और ये भी 1 इंच। तो 1 इंच से 1 इंच कैंसिल हो गया, आंसर कितना है अपने पास यहाँ पे 21.59 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो ये अपना इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी यूनिट, ठीक है। तो आपने मुझे भी कन्वर्ट करके दिखानी है, 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 2 लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 2 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करके आप मुझे अपने अपने आंसर सेंड करेंगे, ठीक है जी। आगे अपने सामने क्वेश्चन जनरेट होता है, हाउ टू एटम्स कंबाइन, कि एटम कैसे कंबाइन होते हैं, और वो डिपेंड करता है कुछ लॉ के ऊपर, जिनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन लॉ के बेस पे एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से लॉ है देखिए, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, कंपोजिशन भी कह सकते हैं इसको। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इसको कह देते हैं। तो ये 5 लॉ हैं, जिसमें से एक सीबीएसई ने हटा रखा है रेसिप्रोकल, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इन लॉ को हम डिस्कस करते हैं। ये लॉ जो है हम इनको पहले भी हम पढ़ चुके 9th क्लास में, लेकिन अब थोड़ा और इनको वास्ट, थोड़ा डीपली इनको पढ़ा जाएगा। वहां पे हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो पुरानी डाल्टन ओल्ड एटॉमिक डाल्टन थ्योरी थी, उसके बेस पे इसको पढ़ा था। अब नई के बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये लॉ जो था ये एंटोनी लेवोइजर ने दिया था, इस लॉ को प्रुस्ट ने दिया था, दोनों फ्रेंच के केमिस्ट थे। इस लॉ को जॉन डाल्टन ने दिया था, इस लॉ को रिचटर ने दिया था, और इस लॉ को गे-लुसेक ने दिया था, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, हमको तो रिएक्शन की बात करनी है, ये तो हर जगह लॉ लगता है। अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से किसमें जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो ये लॉ कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा।
किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। और ये किसने बोला था, लेवोइजर ने, एंटोनी लेवोइजर ने। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इस बात को प्रूव किया था लैंडोल्ट ने, इन्होंने तो बोल दी, लैंडोल्ट ने इसका प्रूफ दिया। उन्होंने एक एच शेप की एक ट्यूब लिया ऐसे, और इस एच शेप की ट्यूब में 2 साल्ट के सॉल्यूशन डाले, NaCl का और AgNO3 का, और रिएक्शन को करवा दिया, मिक्सअप करवा दिया, इनको बीच में से जगह थी। तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिले, और रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट थे इनका मास निकाला गया, और मास क्या आया, बराबर आया। इससे प्रूव होता है कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मास में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन मिल गई है। क्या लिमिटेशन है इसकी, लिमिटेशन देखिए इसकी क्या है, इसकी भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है देखिए, जब इन्होंने तो कह दिया कि मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होगा कोई भी रिएक्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर, जैसे कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, स्टेबल में जाता है, ठीक है। जैसे यूरेनियम लिया तो यूरेनियम 2 स्टेबल न्यूक्लियाई में टूटता है, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और साथ में क्या निकल के जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकल के जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की वजह से मास तो लॉस होगा ना। तो क्या होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनमें प्रोडक्ट का मास स्लाइटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किससे, रिएक्टेंट से। तो वहां पे मास का लॉस हो जाता है। और ये तो कह रहे थे कि मास क्या रहता है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं है, मास कांस्टेंट नहीं रहता रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। किन रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है ना। आई बात समझ में, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा कांस्टेंट नहीं रहता। तो इस लॉ की लिमिटेशन है कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है जी। अब अगला लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ क्या कहता है, जब भी कोई एक कंपाउंड बनेगा, जिन एलिमेंट से वो बनेगा उन्हीं एलिमेंट का वो कंपाउंड होगा, ठीक है। जैसे कि वाटर है, वाटर किससे बना है, H2 से और O2 से, इन्हीं का ये कंपाउंड होगा। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे वाटर बनाने के लिए, वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे। यानी कि वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तो वो रेशियो क्या रहेगा, 2:16, 1:8। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनी है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। कार्बन का मास कितना, 12, इसका 32, रेशियो निकाला कितना आया, 3:8। यानी कि जब भी वाटर बनेगा 1:8 रहेगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 3:8 रहेगा। यानी कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना, जिन एलिमेंट से वो बनेगा उन एलिमेंट्स का उस कंपाउंड के अंदर एक फिक्स रेशियो बाय मास होगा, ठीक है। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी ये बात फिर फेल होगी जब कौन आए, आइसोटॉप्स आए। जैसे कि कार्बन का एक ऑक्साइड ये ले लिया और एक कार्बन का ऑक्साइड ये ले लिया, इसमें कार्बन का ये 12 आइसोटोप है, ये कार्बन का 14 आइसोटोप है। इसमें तो रेशियो 3:8 रहेगा, लेकिन इसमें निकालेंगे तो 14 रेशियो कितना हो जाएगा, 32। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 7:16। तो रेशियो तो चेंज हो गया, कब, जब आइसोटोप्स ले लिए। तो यहां पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की क्या आ जाती है, लिमिटेशन, कब, जब आइसोटोप्स इंक्लूड हो जाते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद चलते हैं अगले लॉ पे, जो नया लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल नया लॉ है, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए डेफिनेशन से लॉ समझ में नहीं आते, जब तक इनके एक्सप्लेनेशन एक प्रॉपर ना हो तब तक डेफिनेशन से लॉ क्लियर नहीं होते। मैं डेफिनेशन बाद में करवाऊंगा सबकी, पहले आप एक बार इनको अच्छे से समझ लीजिए, फिर इकट्ठी डेफिनेशन उतार दूंगा इनकी, फिर आप चेक कर लेना। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे, जब दो एलिमेंट क्या होंगे कंबाइन, वो नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएंगे, जैसे AB2, AB3, AB4, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं जितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे वो बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, देन द मासेज ऑफ वन एलिमेंट, जैसे इस एलिमेंट के मासेज क्यों वर्ड बोला मैंने, प्लूरल क्यों यूज किया, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग मास होगा, ठीक है ना। जैसे इस कंपाउंड के अलग अलग क्या हो गए, मास हो गए, देन द मासेज ऑफ वन एलिमेंट इन दीज कंपाउंड, ठीक है ना। इन कंपाउंड के अंदर इस एलिमेंट के सारे मास बियर अ सिंपल रेशियो विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, बियर अ फिक्स रेशियो विद बियर अ सिंपल रेशियो विद फिक्स मास ऑफ अदर, यानी कि एक का फिक्स मास रखना है, दूसरे के मासेस का अगर उस फिक्स मास के साथ रेशियो निकालेंगे तो वो सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। सिंपल रेशियो कैसे, जैसे 1:2:3:4:5 ऐसे चलेगा, ठीक है। सपोज इसका मास यहां पे हमने कितना ले लिया, सपोज इसका मास 1 ले लिया या 2 ले लिया, इसका यहां पे कितना ले लिया 16, इसका यहां पे कितना ले लिया 2 ले लिया, इसका कितना ले लिया यहां पे 32 ले लिया, इसका 2 ले लिया, इसका कितना ले लिया 48, इसका 2 ले लिया, इसका ले लिया 64। तो अब देखिए इनका रेशियो देखिए इसके साथ कितना कितना कंबाइन हो रहा है, 16, 32, 48, 64, तो रेशियो निकालिए। तो इनके फिक्स मास के साथ इसका तो सबका क्या है 2 ग्राम ही है, 2 ग्राम के साथ ये कब इसमें तो किसमें मिल रहा है 1 रेशियो में, इसमें कितने मिल रहा है 2 रेशियो में, इसमें कितने मिल रहा है 3 रेशियो में, और इसमें कितने मिल रहा है 4 रेशियो में। तो इसके फिक्स मास के साथ इसके मासेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो बनेगा, सिंपल रेशियो बनेगा, ठीक है जी। आई बात समझ में। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिएगा। जैसे मैंने नाइट्रोजन के कंपाउंड ले लिया, ऑक्सीजन